फिल्म की शुरुआत 1995 में भूटान से होती है, जहां हम चार फ्रेंड्स को देखते हैं। चार फ्रेंड्स माउंटेन हाइकिंग पर जा रहे होते हैं और चारों फ्रेंड्स भूटान की रिलीजियस लाइफ को भी एंजॉय कर रहे थे। और ऐसे ही वो एक हैंगिंग ब्रिज को क्रॉस करते हैं। तब हमें मूवी की स्क्रीन में डे 1 का मैसेज दिखता है। एक माउंटेन टॉप पे जाने के बाद सिर्फ पॉल को एक रहस्यमय म्यूजिक सुनाई देती है। वो उस म्यूजिक का पीछा करता है और पीछा करते हुए वो एक बड़े गड्ढे में गिर जाता है। पॉल का दोस्त ग्रेग फौरन उसको बचाने गड्ढे में उतरता है, तो वो देखता है गड्ढा एक अंडरग्राउंड गुफा होती है। वहाँ हर जगह ह्यूमन स्केलेटन्स होते हैं, जिनका मुंह एक बहुत बड़े स्केलेटन की तरफ होता है। खास बात ये थी कि वो स्केलेटन नॉर्मल ह्यूमन जैसा नहीं था, उसका साइज बहुत बड़ा था और पॉल को उसी बड़े स्केलेटन के सामने वो बैठे हुए देखता है। उसको देख के ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने इसको हिप्नोटाइज कर दिया हो। पॉल कुछ मंत्र पढ़ रहा था और उस बड़े स्केलेटन की तरफ मुंह करे हुए बैठा था। जाने लगता है तब पॉल धीरे से ग्रेग के कान में कहता है, मुझसे दूर रहना, यदि तुम मुझे छुओगे तो मारे जाओगे। ग्रेग फिर भी पॉल को बचाकर पास के ही एक वुडन हाउस में ले जाता है, जहाँ पर कोई भी नहीं होता है। अब अचानक से मौसम बहुत खराब हो जाता है और काफी ज्यादा स्नोफॉल होने लगती है। इस वजह से वो लोग वहीं फंस जाते हैं और वापस नहीं लौट पाते। पॉल घर में बिल्कुल बेजान लाश की तरह था और जब से वो गुफा से आया था उसका शरीर बिल्कुल बेजान पड़ गया था। पॉल के दो दोस्त घर से बाहर खाने की तलाश में जाते हैं। रूथ पॉल के पास होती है। रूथ देखती है पॉल के हाथ में एक बैम्बू विसल होती है। रात को रूथ उस बैम्बू विसल को ब्लो करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रूथ को घर से बाहर एक बहुत बड़ा काला साया दिखता है जो उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। रूथ अपनी जान बचाने के लिए वापस घर के अंदर आ गई और दरवाजे को बंद कर देती है, पर वो काला साया दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगता है, जिससे रूथ काफी डर जाती है। मगर कुछ देर बाद वो चला जाता है। रूथ उस काले साये के बारे में अपने दोस्तों को बताती है। वो लोग उसका यकीन नहीं करते क्योंकि उन लोगों ने बाहर किसी भी काले साये को नहीं देखा होता है। लेकिन रूथ अभी भी काफी डरी और सहमी हुई थी। रात होने पर सब सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को पॉल रूथ के कान में कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है। सुबह ये लोग देखते हैं पॉल घर में नहीं है और बाहर पॉल के फुटप्रिंट्स स्नो पर दिखाई देते हैं। वे लोग निशानों का पीछा करते हुए पॉल तक पहुंच जाते हैं। पॉल गुफा के पास चट्टान पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में वही बैम्बू विसल थी जिसे वो ब्लो कर रहा था। उसका दोस्त उस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि तुम हमें बिना बताए क्यों चले आए? तुम्हारे इस तरह जाने से हम लोग कितना परेशान हो गए थे। लेकिन पॉल उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है और वो कोई मंत्र पढ़ने लगता है। जैसे ही वो मंत्र पढ़ना शुरू करता है, रूथ पोजेस्ड हो जाती है और वो अपना कंट्रोल खो देती है। वो ग्रेग पर चाकू से हमला करने लगती है और उसको मार डालती है। फिर रूथ ग्रेग को पहाड़ी के नीचे फेंक देती है। रूथ फिर फ्योना के तरफ बढ़ती है और उसका भी चाकू से गला काट देती है। उसे भी वो पहाड़ी के नीचे फेंक देती है। फिर वो पॉल को देखने लगती है। हम देखते हैं रूथ खुद को भी माउंटेन से नीचे गिराकर सुसाइड कर लेती है। इसके बाद कहानी 23 साल आगे बढ़ती है। ईयर 2018। हम जेम्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके वाइफ और बेटे का कार एक्सीडेंट में हाल में ही मौत हो गई थी और उनकी मौत का जिम्मेदार जेम्स खुद को मान रहा था और इसी वजह से वो बहुत गिल्ट फील करता था। जेम्स एक सिक्योरिटी शॉप चलाता था और अपनी फैमिली को वो बहुत मिस करता था। अब जेम्स एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वो अपने बर्थडे का कूपन दिखाता है। आज उसका बर्थडे नहीं था। कूपन पर 3 दिन पहले की डेट लिखी हुई थी, लेकिन फिर भी रेस्टोरेंट वाले उसका कूपन एक्सेप्ट कर लेते हैं और जेम्स को बर्थडे विश करते हैं। जेम्स जब घर आया तो उसके दोस्त नोरा की बेटी उसका इंतजार कर रही थी, जिसका नाम अमेंडा होता है। वो जेम्स से मिलने आई थी। दोनों एक दूसरे से अपना गम बांटते हैं क्योंकि आज ही के दिन अमेंडा के डैड और जेम्स की वाइफ और बेटे की मौत हुई थी और अमेंडा जेम्स को ही अपने डैड की जगह समझती थी। वो जेम्स को कहती है कि अपने डैड की मौत के बाद वो पूरी तरीके से टूट गई है और अब उसको रियलाइज हुआ है कि दुनिया रियल नहीं है। जो रियल है वो हमारी सोच से है। जिस चीज को हम गहराई से सोचते हैं
वही हकीकत में हमारे साथ हो जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हम अमेंडा की मॉम को देखते हैं। वो पूरे घर में अमेंडा को ढूंढ रही होती है, लेकिन अमेंडा उसको कहीं नहीं मिलती है। जब वो वॉशरूम में अमेंडा को ढूंढने जाती है, वहाँ पर अमेंडा नहीं होती है, लेकिन शीशे पर एक मैसेज लिखा होता है, द एम्प्टी मैन मेड मी डू इट, यानी कि एम्प्टी मैन ने उससे ये सब करवाया है। अमेंडा की माँ बहुत परेशान हो जाती है और वो जेम्स और पुलिस को बुलाती है। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। इधर जेम्स भी अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। जेम्स को अमेंडा के रूम में एक पॉन्टिफिक इंस्टीट्यूट का पैम्पलेट मिलता है, जिसके पीछे टुल्पा लिखा होता है। अब ये टुल्पा क्या है, ये फिल्म में आगे पता चलेगा, क्योंकि टुल्पा ही इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। एनीवेज, हम मूवी में आगे देखते हैं। जेम्स अगले दिन अमेंडा के स्कूल जाता है और वहाँ अमेंडा की फ्रेंड डियारा से मिलता है। जेम्स को अमेंडा के बारे में पूछना होता है, इसलिए वो डियारा को अपनी कार में बिठा लेता है। पर तभी डियारा को एक काला साया दिखाई देता है, जिसे देख के वो बहुत डर जाती है। ये काला साया वैसे ही होता है जैसे कहानी की शुरुआत में रूथ ने मरने से एक दिन पहले देखा होता है, जहाँ अमेंडा ने एम्प्टी मैन के बारे में बताया था। वो एक अर्बन लेजेंड है, यानी कि वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, बस लोगों के ख्यालों में, उनकी सोच में रहता है। और जो लोग उस पर यकीन करते हैं, एम्प्टी मैन को मानने वाले उसकी पूजा भी करते हैं और वो उनकी सारी विशेष को पूरी करता है। डियारा जेम्स को बताती है कि अमेंडा ने ये भी कहा था कि शाम के टाइम तुम किसी खाली ब्रिज में खाली पड़ी बोतल में फूंक मारोगे और एम्प्टी मैन के बारे में सोचोगे तो वो तुम्हारे पास आ जाएगा। पहले दिन तुम्हें उसकी आवाज़ सुनाई देगी, दूसरे दिन तुम्हें वो दिखाई देगा और तीसरे दिन वो तुम्हें खुद ही ढूंढ लेगा। अमेंडा के कहने पर हम सब फ्रेंड्स उसी ब्रिज पे जाते हैं। वहाँ एक खाली बोतल में फूंक मार के एम्प्टी मैन के बारे में सोचने लगते हैं और इसके फौरन ही बाद हमें बहुत अजीब सी डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। फिर हम सब फ्रेंड्स उस ब्रिज से भाग जाते हैं। फिर मैंने अगले दिन अमेंडा को ब्रैंडन के कान में कुछ मंत्र पढ़ते हुए देखा था। डियारा ये भी बताती है कि वो इन सब चीजों से बहुत डर गई थी। डियारा भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उसको हर जगह अपने बाकी फ्रेंड्स मेडिटेशन करते हुए दिख रहे थे, जो किसी और को नहीं दिख रहे थे। मगर ये सब वो जेम्स को नहीं बताती। अब डियारा अपने बाकी सभी दोस्तों के एड्रेस जेम्स को देकर वहाँ से चली जाती है। जेम्स उन सभी दोस्तों के घर जाता है, कोई भी नहीं मिलता, वो सब भी मिसिंग थे। एक दोस्त के यहाँ जेम्स को उसी इंस्टीट्यूट का पैम्पलेट मिल जाता है। जेम्स उसी पुल पर जाता है जहाँ अमेंडा के सभी दोस्तों ने बोतल में फूंक मारकर एम्प्टी मैन के बारे में सोचा था। जेम्स को अपने सामने एक खाली बोतल मिलती है, उसके अंदर वो भी फूंक मारता है और एम्प्टी मैन के बारे में सोचता है। और जब वो ब्रिज से जाने लगता है तो पुल के नीचे उसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। पुल के नीचे जाता है तो देखता है वहाँ अमेंडा के सभी दोस्तों की लाशें लटकी हुई थी और वहाँ भी दीवार पे लिखा होता है, एम्प्टी मैन मेड मी डू इट, जैसे अमेंडा के बाथरूम के शीशे में लिखा होता है। जेम्स पुलिस को इस हादसे के बारे में इन्फॉर्म करता है। फिर हम सीन में देखते हैं डियारा बात लेने जाती है, तभी वहाँ वही काला साया नजर आता है और वो डियारा को पोजेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से डियारा खुद को सीजर से मार डालती है। जेम्स को ये सब सुसाइड नहीं लगता, क्योंकि वो डियारा से मिल चुका था। डियारा उसको बिल्कुल भी सुसाइडल नहीं लगी। अब जेम्स पॉन्टिफिक्स इंस्टीट्यूट और टुल्पा के बारे में इन्वेस्टिगेट करने लगता है। पॉन्टिफिक्स ऑर्गेनाइजेशन एक कल्ट थी जो कि एंशिएंट तिब्बतन मेडिटेशन ऑफ टुल्पा क्रिएटिंग पर यकीन रखती थी। ये लोग एम्प्टी मैन के फॉलोअर्स थे, यानी कि अगर आप किसी ऐसे फिजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में सोचें और पूरा ध्यान लगा दें तो कल्ट के जरिए हम वो ऑब्जेक्ट फिजिकली दुनिया में ला सकते हैं। और ये ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ये एक इंसान भी हो सकता है, जो कि एम्प्टी मैन के फॉलोअर्स के सिर्फ सोचने और ध्यान लगाने से पैदा होता है। और उसको ये लोग टुल्पा कहते हैं, जो बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि वो लोगों की सोच और ध्यान लगाने से पैदा हुआ होता है, ना कि नेचुरली बॉर्न, यानी कि उसके कोई पेरेंट्स नहीं होते हैं। फिर जेम्स उसी इंस्टीट्यूट पे जाता है जहां उसे एक फॉर्म दिया जाता है फिल करने के लिए। जो लोग यहाँ आए थे उन सबको ये फॉर्म भरना होता है। उसे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर दिखाई देते हैं, जो लोगों के बीच स्पीच दे रहा होता है। उसके वर्ड्स बिल्कुल अमेंडा के वर्ड्स की तरह होते हैं, यानी जो बातें अमेंडा ने उसे बताई थी वैसे ही ये आदमी भी बोल रहा था। वो कहता है ये सब एम्प्टी मैन ने बोला है और ये उसका ही मैसेज है।
अपने फॉलोअर्स के लिए। जेम्स डायरेक्टर से मिलता है और उसे एम्प्टी मैन के बारे में पूछता है। तब डायरेक्टर बताता है कि वो एक तरह की पावर है, बहुत शक्तिशाली ताकतवर पावर है, और एम्प्टी मैन अपने फॉलोअर्स की विशेस को जब तक पूरी करता है जब तक वो लोग उस पर विश्वास करते हैं। तब वहाँ पर वो एक लड़के को देखता है। उस लड़के से वो अमांडा के बारे में पूछता है, लेकिन उसको भी अमांडा के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। जेम्स अमांडा को पूरी जगह ढूंढने लगता है। उसे एक जगह पर कुछ लोग बैठे नजर आए थे जो एक काले रंग के खाली बोर्ड की तरफ बड़े गौर से देख रहे थे, साथ साथ एक रिकॉर्डिंग भी सुन रहे थे। पर जेम्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर उसकी नज़र एक कमरे पर गई जहाँ कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हुए थे। वो एम्प्टी मैन को बुला रहे होते हैं, लेकिन इस जगह से जेम्स को बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर जेम्स को वही लड़का मिलता है जिसे कुछ देर पहले उसने अमांडा के बारे में पूछा था। लड़का जेम्स को बताता है कि उन लोगों ने अमांडा को ट्रेनिंग के लिए किसी दूसरे कैंपस में भेज दिया है। वो कैंपस जंगल में है। अगर तुम अमांडा को ढूंढना चाहते हो तो तुम वहाँ चले जाओ। वैसे तुम इन लोगों से दूर रहो तो अच्छा है, ये लोग बहुत डेंजरस है। इसलिए वो उसी जंगल में चला जाता है। उस जगह एक केबिन था और केबिन के अंदर जेम्स को बहुत सारी फाइल्स पड़ी दिखती हैं। वहाँ अमांडा की भी फाइल होती है। उन्हीं एक फाइल में जेम्स की भी होती है, लेकिन वो पूरी तरीके से खाली होती है। जेम्स एक दूसरे कमरे में गया जहां उसको बहुत सारे VHS टेप्स दिखते हैं। जेम्स वहां पर बैठकर सारे VHS टेप्स को देखता है। वो ऑर्गेनाइजेशन लोगों को पोजेस्ट करता है और इसी तरह रात हो जाती है जहां पर केबिन से कुछ दूर कई सारे लोग जमा हो जाते हैं। वो सभी लोग एक कैंप फायर के सामने सर्कल्स में घूमकर कुछ कल्ट कर रहे थे और मंत्र पढ़ रहे थे। तभी देखते ही देखते फायर आसमान तक पहुंच जाती है। जेम्स ये सब देख के बहुत डर जाता है। जेम्स को वो सब लोग देख लेते हैं और उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ते हैं। जेम्स डर कर फौरन अपनी कार में बैठकर वहां से भाग जाता है और वो सीधे पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ बताता है, फाइल्स भी देता है। पुलिस इंस्पेक्टर जेम्स की बात को वो सीरियसली नहीं लेता। जेम्स नोरा को आकर बताता है कि अमांडा ने एक कल्ट ग्रुप को ज्वाइन किया है। वो लोग एम्प्टी मैन की वर्शिप करते हैं और इसी कल्ट ग्रुप ने अमांडा के सारे फ्रेंड्स को मारा है। तभी जेम्स के पास एक कॉल आती है। फ़ोन पे कोई बोलता नहीं है, बस एक ज़ोर से सीटी बजती है। फ़ोन रखने के बाद जेम्स नोरा को बताता है कल्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग बहुत डेंजरस है, कुछ भी कर सकते हैं और उन्होंने अमांडा के सभी फ्रेंड्स को पोजेस्ट करके उनकी जान ली है और तुम्हारी भी जान खतरे में है। मैं तुम्हें सेफ जगह लेकर जाऊंगा ताकि तुम महफूज रह सको। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जेम्स नोरा को एक होटल में छोड़कर कहता है कि तुम यहीं रहो, तुम यहाँ बिल्कुल सेफ रहोगी। अब रात को जेम्स जब सो रहा होता है तो डर की वजह से उसकी आँख खुल जाती है। वो देखता है एक काला साया उसकी तरफ आ रहा है। जेम्स उसे मारने की कोशिश करता है पर वह साया वहाँ से गायब हो जाता है। अगले दिन जेम्स फिर उसी इंस्टीट्यूट के बाहर पहुंचता है। उसने देखा वही लड़का जिसने उसे अमांडा के बारे में बताया है, वो कुछ लोगों के साथ जा रहा होता है। जेम्स उसको फॉलो करता है। वो सब एक हॉस्पिटल में आए थे। तब उनके पीछे जेम्स भी अंदर चला जाता है तो देखता है कि वो सारे लोग अब एक आदमी के सामने झुक गए थे जो बेड पर पड़ा था। जब वो लड़का बाहर निकलता है तो जेम्स उस पर पेपर स्प्रे करता है और पकड़ लेता है और उसको पीट कर पूछता है, तुमने मुझे जंगल में क्यों भेजा? तब वो लड़का बताता है कि मुझे मेरे ग्रुप वालों ने ऐसा करने को कहा था। जेम्स बेड पर पड़े उस आदमी के बारे में पूछता है। तब वो लड़का बताता है कि एम्प्टी मैन इस आदमी के जरिए हमसे बात करता है। जेम्स अगले दिन दोबारा उस ऑर्गेनाइजेशन में जाता है जहाँ सारी फाइलें रखी हुई थी। उनमें से 14 नंबर की फाइल भी होती है जो सबसे अलग दिख रही थी। वो फाइल जेम्स की होती है और ये देखकर जेम्स बहुत हैरान हो जाता है। उस फाइल में जेम्स की फोटो थी, उसकी फैमिली के बारे में सारी जानकारी थी, उसका बर्थडे वाला कूपन भी था जो उसने 3 दिन पहले इस्तेमाल किया था। जेम्स की तस्वीर भी होती है। जेम्स ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उस फाइल में उससे रिलेटेड सारी बातें थी। फिर वो दोबारा उसी हॉस्पिटल में जाता है और रिसेप्शन में जाकर पूछता है कि ये आदमी कौन है जो कोमा में है जिससे इतने सारे लोग मिलने आ रहे हैं।
रिसेप्शनिस्ट को कुछ पता नहीं होता, वो उसको सिर्फ इतना बताती है कि वो आदमी पिछले 23 सालों से कोमा में पड़ा है, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज है, और उसका हॉस्पिटल का बिल टाइम पर आ जाता है। जेम्स जब उस कोमा वाले आदमी के कमरे में जाता है तो वो देखता है वहां पर अमांडा होती है, जो उस आदमी की देखभाल कर रही होती है। जेम्स अमांडा को देखकर बहुत शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम इतने दिन तक कहाँ थी और ये आदमी कौन है। तब अमांडा उसको बताती है कि मुझे नहीं पता ये कौन है, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये बॉडी एम्प्टी मैन के लिए एक वेसल की तरह है, जिसके जरिए वो हम सबसे बात करता है। उसने 500 साल के बाद किसी को पोजेस्ट करके अपने लिए एक वेसल तैयार किया है और जिसके जरिए वो अपना मैसेज अपने फॉलोअर्स तक पहुंचा सकता है, और ये वही आदमी है। जेम्स नोरा को फोन करता है और अमांडा के बारे में बताता है, पर नोरा उसको पहचान नहीं पाती और रॉन्ग नंबर कह के फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। अब जेम्स के लिए ये सब बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा था। अमांडा जेम्स को बताती है इस आदमी की बॉडी बहुत कमजोर हो रही है और इसकी बॉडी इतनी पावरफुल ताकत एम्प्टी मैन को बहुत दिनों तक हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए हमने कल्ट स्टार्ट किया था एक परफेक्ट बॉडी को मैनिफेस्ट करने के लिए, यानी कि एक ऐसा ताकतवर शरीर जो इस कमजोर आदमी की जगह ले सके, और ताकि एम्प्टी मैन अपने फॉलोअर से बात कर सके, उनकी विशेष को पूरा कर सके और जिसकी हम पूजा कर सके। और इस काम में एम्प्टी मैन ने तुम्हें चुना है। तब हमें पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि पॉल है, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। जेम्स, तुमको हम सब ने अपने इमेजिनेशन और कल्ट के जरिए पैदा किया है। हमने ही तुम्हारे दिमाग में वो यादें पैदा की, पर वो हकीकत में नहीं है, क्योंकि उन यादों को खुद हमने तुम्हारे लिए बनाया है। असली जिंदगी में तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और मेरी मॉम के अफेयर के बारे में पता था के जरिए इस दुनिया में आए हो। हमको एक परफेक्ट वेसल चाहिए था जो एम्प्टी मैन की जगह ले सके। वेसल के अंदर एक गिल्ट चाहिए, और तुम्हारे अंदर भी वही गिल्ट है। तुमको भी गिल्ट है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ। एक डर होना चाहिए। ये सारे इमोशंस एक आदमी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग आदमी ही एम्प्टी मैन की ताकत को सह सकता है। इसलिए मेरी मॉम ने तुम्हें नहीं पहचाना, क्योंकि वो तुम्हें नहीं जानती, वो तुमसे कभी नहीं मिली, और तुम सोचते हो मेरी माँ और तुम एक दूसरे से प्यार करते हो, वो भी मैंने तुम्हारे दिमाग में डाली। तुम हमारे नेक्स्ट टुल्पा हो, जो कि एक बहुत ही ताकतवर इंसान है, हम लोगों ने अपने इमेजिनेशन से पैदा किया है। अब जेम्स तड़पने लगता है। उसका दिमाग पूरी तरह उस जगह पर चला जाता है जहाँ से आज से 23 साल पहले पॉल बैठा था, यानी कि एम्प्टी मैन की केव में। जेम्स खुद को एम्प्टी मैन के केव में देखता है। सामने एम्प्टी मैन बैठा था। जेम्स को पोजेस करके वो पूरी तरह उसको वश में करना चाहता था। वो एम्प्टी मैन से बचने की कोशिश करता है, पर एम्प्टी मैन उसके अंदर चला जाता है और समा जाता है। होश में आने के बाद वो अपने घर चला जाता है, जहां उसे पूरी तरीके से यकीन हो गया था कि अब वो सच में इंसान नहीं है, बल्कि एम्प्टी मैन बन गया है, और वो 3 दिन पहले ही पैदा हुआ है। यानी कि अब जेम्स एम्प्टी मैन के लिए काम करेगा और कल्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेशन का जरिया बनेगा। अब जेम्स कन्विंस हो जाता है कि वो एक रियल मैन नहीं बल्कि एक टुल्पा है, जिसने 3 दिन पहले ही जन्म लिया था लोगों की सोच और कल्ट के जरिए। फिर हम जेम्स को हॉस्पिटल जाते देखते हैं। उस कमरे में जाता है जहां पॉल कोमा की हालत में पड़ा था। जेम्स उसे शूट कर देता है और खत्म कर देता है, और उसके ऐसा करते ही सब लोग जेम्स के आगे झुक जाते हैं, क्योंकि वो अब उनका नेक्स्ट टुल्पा होता है। और इसी तरीके से कहानी में आगे दिखाया जाता है कि एक दिन जेम्स की बॉडी भी कमजोर हो जाएगी, और फिर वो लोग किसी दूसरे वेसल को तैयार करेंगे ताकि उस वेसल के अंदर एम्प्टी मैन समा जाए, और इस तरीके से साइकिल चलती रहेगी और एम्प्टी मैन का वजूद दुनिया के आखिरी तक रहेगा। और इसी के साथ कहानी यही खत्म होती है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।